क्या क्या किया था हम लोग ने कस्टम्स एक्ट में अभी तक? वी हैव कंप्लीटेड विद द जीएसटी एंड वी हैव स्टार्टेड विद द कस्टम्स एक्ट, राइट? क्या क्या पढ़ा है हम लोग ने कस्टम्स एक्ट में? फर्स्ट वी स्टडीड डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस, वेयर वी स्टडीड कस्टम्स, डेफिनेशन ऑफ कस्टम्स एरिया, देन कस्टम ड्यूटी, and then we have studied types of conveyance. What are the three types of conveyance? What are the, water and land. if you are coming by air, then if you are coming by water, then what is your conveyance? Vessel. If you are coming by Vessel. air, then what is your conveyance? Aircraft. And if you are coming by land, then what is your conveyance? Vehicle. Now these are called as conveyance. फिर इनको कोई चलाएगा भी, इसका कोई जिम्मेदारी भी लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कस्टम्स के लैंग्वेज में? पर्सन इन चार्ज. सो द पर्सन हु हैंडल्स द वेसल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास्टर और कैप्टन. ठीक है. फिर जो एयरक्राफ्ट चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायलट. एंड जो व्हीकल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइवर. तो अगर रेलवे वाला रहेगा तो उसको गार्ड या फिर कंडक्टर, जो भी रहेगा वो. Yes, these are called as what? Person in charge. अब ये जो भी वेसल आएगा, जो वेसल आ रहा है वो पानी में थोड़ी ना तैरेगा. इट हैज टू बी लैंडेड समवेयर. उसको कहीं पे तो भी पार्क करना पड़ेगा फॉर द अनलोडिंग ऑफ गुड्स. सो द मास्टर और कैप्टन जहाँ पे वेसल अनलोड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टम्स पोर्ट. एयरक्राफ्ट जहाँ पे लैंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टम्स एयरपोर्ट. एंड व्हीकल को क्या बोलेंगे हम लोग? लैंड कस्टम स्टेशन. दीज आर कॉल्ड एज गेटवेज और कस्टम स्टेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मोर टू टाइप्स ऑफ कस्टम स्टेशन, दैट इज फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल. देन कस्टम्स एरिया. कस्टम्स एरिया इज अ पार्ट ऑफ कस्टम स्टेशन वेयर द गुड्स आर केप्ट. Then we have studied customs water. Customs water is up to how much? 24 nautical miles. And what are the rights that you have in customs? You can arrest, you can do search, seizure, confiscation. But beyond that, if you want to go beyond customs water, then international law will be applicable. Then what will be applicable? International law will be applicable. Yes. फिर हम लोग इंडिया का डेफिनेशन देखा कस्टम्स का. प्रोहिबिटेड गुड्स. प्रोहिबिटेड गुड्स मतलब क्या? गुड्स हुज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस. वंस यू फुलफिल द कंडीशन देन ओनली यू कैन इंपोर्ट सच गुड्स. नेक्स्ट इज स्मगलिंग. स्मगलिंग इज इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन या इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन. इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन मतलब क्या? क्यों कर रहे हो इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन? इवेशन ऑफ टैक्स या इवेशन ऑफ प्रोहिबिशन. जैसे कि गुड्स अगर वेसल से आ रहे हैं, अगर शिप से आ रहे हैं, सो दे have to be landed at customs port. अगर वो कस्टम समझो आप बाहर से गुड्स मंगा रहे हो और आपने जो वो शिप है वो कस्टम्स पोर्ट के जगह पे गोवा के किसी बीच पे या मुंबई के जुहू बीच पे लैंड करवाया, तो वो क्या माना जाएगा? इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन माना जाएगा. एंड मतलब that will amount to smuggling. And why you are doing this smuggling? For the evasion of tax or evasion of the prohibition. Prohibition मतलब कुछ restrictions है, जैसे आप gold import नहीं कर सकते, कुछ restrictions है उसके ऊपर, तो वो restrictions आप नहीं follow करना चाहते, इसलिए आप smuggling करते हो. So improper importation, improper exportation. Now export are two types of export, where you file LUT or bond and where you don't file LUT or bond. Then where are the rates given of customs? They are given under two schedules, schedule 1 and schedule 2. Schedule 1 rates are given for imports and in schedule 2 rates are given for the exports. Clear everyone? Yes ma'am. Yes. Yes ma'am. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी. सो हियर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज? तो सबसे पहले जो चीज लगता है वो होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी. सबसे पहला कौन सा चीज लगेगा? देयर इज अ बेसिक कस्टम ड्यूटी. सबसे फर्स्ट चीज, तो फर्स्ट चीज कौन सा लगेगा? फर्स्ट थिंग इज बेसिक कस्टम ड्यूटी. किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पहले क्या लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी. व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी? 10%. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया देन व्हाट इज द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी?
इट इज 10% ऑन योर गुड्स और सर्विसेज। बराबर, सॉरी सर्विसेज तो है ही नहीं, गुड्स के ऊपर, तो गुड्स के ऊपर कितना है 10%। अब ना इसमें दो तरह का हो सकता है, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल रेट्स। प्रेफरेंशियल रेट्स मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रेफर्ड एरियाज होंगे, गवर्नमेंट के कुछ प्रेफर्ड एरियाज है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है नेपाल और मॉरिशियस, मतलब गवर्नमेंट का नेपाल के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो गवर्नमेंट जब आप नेपाल के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कौन सा रेट्स लगते हैं, प्रेफरेंशियल रेट्स लगते हैं। ठीक है, सो वेयर यू आर डूइंग ट्रांजैक्शंस, वेयर यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट ड्यूटी। ये सारा इंपोर्ट ड्यूटी है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला चीज क्या लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगा, जनरल रेट क्या है 10%, दैट इज अ स्टैंडर्ड रेट। लेकिन अगर आप प्रेफरेंशियल एरिया के साथ, प्रेफरेंशियल कंट्रीज के साथ आप जब इंपोर्ट करते हो, वहां से इंपोर्ट करते हो, तो आपको प्रेफरेंशियल रेट्स लगाया जाएगा, स्पेशल रेट लगाया जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू प्रूव द एविडेंस दैट यू हैव इंपोर्टेड फ्रॉम द स्पेशल एरिया एंड अकॉर्डिंगली आपको स्पेशल रेट लग जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको हम लोग सीवीडी बोलेंगे। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। ये क्या है कि आपके जो भी गुड्स है, क्या बोलते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग सेम गुड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम गुड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते तो उसके ऊपर कितना एक्साइज ड्यूटी लगता, उसके ऊपर कितना एक्साइज ड्यूटी लगता, वो सीवीडी का परसेंटेज है। ठीक है, सीवीडी का परसेंटेज क्या है, अगर जो भी रेट्स है इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एक्साइज ड्यूटीज विच इज पेएबल इफ गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। मतलब जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर हम इंपोर्ट ना करते और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, दैट इज योर सीवीडी। फिर आता है स्पेशल सीवीडी। फिर क्या है, स्पेशल सीवीडी। अब ये दोनों चीज ना पहले लगते थे, क्योंकि पहले क्या था, एक्साइज ड्यूटी वाज देयर। सी अंडरस्टैंड द पॉइंट। इनिशियली क्या था, इनिशियली देयर वर टू, एक था एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, और दूसरा था वैट या सीएसटी। ठीक है, अब जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होता है। अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उससे मेरा डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हुआ ना, तो इसलिए वो लोग एक्साइज ड्यूटी के बदले में क्या लगाते थे, सीवीडी लगाते थे। सीवीडी मीन्स व्हाट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और वैट और सीएसटी को ऑफसेट करने के लिए स्पेशल सीवीडी लगाते थे, स्पेशल सीवीडी लगाते थे। वंस अगेन, जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर क्या लगता था, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता ही था, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अलोंग विथ दैट यू सीवीडी भी लगता था एंड स्पेशल सीवीडी भी लगता था। क्यों, एक्साइज ड्यूटी को ऑफसेट करने के लिए सीवीडी एंड वैट या सीएसटी को ऑफसेट करने के लिए स्पेशल सीवीडी। लेकिन अब तो एक्साइज ड्यूटी भी हट गया, वैट और सीएसटी भी हट गया, एक्साइज ड्यूटी भी हट गया, वैट और सीएसटी भी हट गया। तो अब उन्होंने क्या किया, इसलिए सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी दे आर सबसम्ड विद द जीएसटी। Now, CVD and special additional tax, they have been subsumed under GST and only basic custom duty is applicable. Along with that, IGST is applicable on assessable value plus basic custom duty. Understood? जब excise सीवीडी क्यों लगाया जाता था कि कंट्री के अंदर ये गुड्स मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, अगर मैं इंपोर्ट ना करती तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती, अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी मिलता, बट हमने इंपोर्ट किया, उसके वजह से गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी का लॉस हो गया। वो लॉस रिकवर करने के लिए सीवीडी लगाते थे।
फिर वैट लगता था, वो हम मैन्युफैक्चर करते थे और हम सेल करते थे, तो सेल करते थे तो वैट या सीएसटी भी मिलता था गवर्नमेंट को, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने इंपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट को वैट या सीएसटी भी नहीं मिला। तो इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती थी, स्पेशल सीवीडी लगाती थी। लेकिन अभी एक्साइज और वैट ही निकल गया, अभी एक्साइज और वैट ही निकल गया, गवर्नमेंट को क्या मिलता है अभी, इंस्टेड ऑफ एक्साइज एंड वैट गवर्नमेंट गेट्स द जीएसटी। सो अगर वैट और सीएसटी निकल गया तो फिर अभी सीवीडी और स्पेशल सीवीडी कलेक्ट करके कुछ फायदा ही नहीं है, जीएसटी है। तो अब क्या लगेगा, नाउ व्हाट इज एप्लीकेबल, नाउ बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। What is applicable? Basic custom duty plus IGST. Understood? So that is under section 3 subsection 7. क्या बोला है? To counterbalance, I would say to counterbalance the effect of GST. क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ तो इसमें जीएसटी का लॉस होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट के ऊपर मैंने जीएसटी लगा दिया। of GST, then IGST is payable on imported goods. IGST is payable on imported goods. और ये IGST किसके ऊपर लगेगा, IGST will be calculated, this will be calculated on assessable value, जो भी आपका वैल्यू रहेगा, प्लस ऑल अदर ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज ऐड करने के बाद उसके ऊपर आपको आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर दूसरा एक टैक्स है टू काउंटर बैलेंस द कंपेंसेशन ड्यूटी, सीवीडी वगैरह हट गया। नाउ द गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया आर नाउ सब्जेक्ट टू आईजीएसटी एंड नॉट सीवीडी और एसएडी। हाउएवर पेट्रोलियम क्रूड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एंड हेंस सीवीडी एंड एसवीडी आर एप्लीकेबल। तो सी पेट्रोलियम क्रूड, वो पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल वगैरह, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो अगर जीएसटी नहीं लगता है तो फिर गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी, उनके ऊपर सीवीडी और स्पेशल एडिशनल टैक्स कलेक्ट करेगी। ओके, तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्यों इनके ऊपर क्या लगता है, अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। सॉरी, एक्साइज ड्यूटी नहीं, अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी, एंड इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा, सीवीडी एंड स्पेशल एडिशनल टैक्स। तो इंस्टेड ऑफ एक्साइज अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। व्हाई, बिकॉज ऑन दिस जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, तो वो केस में क्या लगेगा, सीवीडी लगेगा एंड स्पेशल सीवीडी लगेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर एक है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अदर ड्यूटी इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है विच इज ऑलवेज 10% ऑफ योर, मतलब पहले एजुकेशन सेस वगैरह था, उसके जगह पे अभी क्या लगता है, 10% ऑफ ऑल द कस्टम ड्यूटीज। सो इट इज 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी, 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी। समझो आपने जो इंपोर्ट किया है, उसका असेसेबल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, मतलब उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज। अब ये असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम ढूंढेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, मतलब कस्टम्स के अंदर वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। तो इंपोर्ट में समझो आपने इंपोर्ट किया, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर पहले क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, कितना, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000 रुपीज, प्लस क्या लगेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज विच विल बी 10% ऑफ योर बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10% ऑफ योर बेसिक कस्टम ड्यूटी। समझा? तो 10,000 का 10% कितना आता है, 1,000। तो टोटल अगर मैं ड्यूटी बात करूं या फिर इनवॉइस वैल्यू बात करूं, तो इनवॉइस वैल्यू कितना बन जाएगा मेरा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000, दैट कम्स टू 1,11,000। अंडरस्टूड? SWS
बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे कैलकुलेट होगा? असेसेबल वैल्यू पे। SWS किस पे कैलकुलेट होगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. यस, क्लियर। एंड फिर इसके बाद जो अमाउंट आएगा, ये जो 1,11,000 आया, इसके ऊपर लगेगा IGST। IGST सबसे लास्ट में लगेगा, समझो 18% IGST है, तो 1,11,000 के ऊपर ओके, दिस विल बी द वैल्यू फॉर व्हाट? this 1,11,000, this is value for IGST। अब इसके ऊपर IGST लगेगा, तो 1,11,000 पे 18% कितना आता है? 19,980। 19,980, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका 130,980। अंडरस्टूड दिस? यस। Yes, ये ma'am. किस पे कैलकुलेट होगा? ये वाले अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। मतलब देख रहे हो यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। क्या जीएसटी में ऐसा होता था? क्या टैक्स पे टैक्स लगता था? क्या नहीं, कभी भी ma'am. हम जीएसटी में टैक्स ऐड करके लगाते थे? क्या टैक्स कैलकुलेट करते थे? नहीं, वी यूज टू ऑलवेज टेक एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। लेकिन यहाँ पे कस्टम्स में देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWS ऐड हुआ, उसके ऊपर IGST लगाया गया। क्यों करता है गवर्नमेंट ऐसा? ताकि इम्पोर्ट्स जो है वो क्या हो? एक्सपेंसिव हो, एंड पीपल ट्राई टू अवॉइड द इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, Yes, ma'am. लिखना Ma'am, है ये लेकिन फिर भी एग्जाम्पल। डब्बे खुल के ही आते हैं ना मैम? हाँ, फिर भी डब्बे खुल के ही आते हैं ना? लाइक सपोज लैपटॉप खरीदा है तो डब्बे के बिना ही आता है। बट उसमें भी एक है कि आप बिना डब्बा खोले आप एक ही लैपटॉप लेके आ सकते हो अपने साथ। हाँ, यस मैम। वो हम सीखेंगे। हम हमारा जो बैगेज वाला चैप्टर है ना, आपको इतना डिटेल में नहीं है बैगेज, बट वो जो होता है ना, वो बैगेज आता है। अभी समझो मैं US से आ रही हूँ, तो US से मेरा जो बैगेज होगा, बैगेज मतलब मैं अपने साथ जो सामान लेके आ रही हूँ ना, उसमें मैं एक ही लैपटॉप लेके आ सकती हूँ। अगर एक से ज्यादा लैपटॉप है तो वो मेरा बैगेज नहीं माना जाएगा, एंड बैगेज पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। बैगेज पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। मतलब जो मैं एक लैपटॉप लेके आऊंगी ना, उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन समझो मेरे पास 2 लैपटॉप्स है, मैं 2 लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ, तो दूसरे वाले लैपटॉप पे मेरे को कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, इवन दो अगर वो खुला हुआ है तो। यस मैम। ऐसा लैपटॉप है, पर मोबाइल के केस में ऐसा नहीं है। मोबाइल के लिए कंडीशन नहीं है, मोबाइल आप कितने भी लेके आ सकते हो, उसमें बहुत कुछ है। मतलब लैपटॉप्स का है, फिर कैमरे का है, फिर जो लोग ना देखो, अभी मैं US गई, ठीक है, बहुत इंडियन लोग करते हैं, मोस्टली पंजाबी लोग तो कनाडा जाते हैं, ठीक है। समझो मैं कनाडा गई, अब कनाडा गई और वहां पे मैंने घर वर बसाया, 5 साल मस्त मेहनत किया, पैसा वैसा कमाया। अब 5 साल के बाद मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, वहां पे मैंने पैसा वैसा कमा लिया, 5 साल के बाद मैं इंडिया आ रही हूँ, तो वहां पे 5 साल तक मैंने ऑब्वियसली फ्रिज खरीदा रहेगा, ओवन खरीदा रहेगा, म्यूजिक सिस्टम खरीदा रहेगा, बराबर। ये सारी चीजें तो खरीदी रहेगी ना मैंने वहां पे रहने के लिए। और अगर वो मैं अपने साथ इंडिया लेके आती हूँ, तो उसके लिए भी कस्टम ड्यूटी के रूल्स अलग है। उसके लिए भी कस्टम ड्यूटी के रूल्स अलग है कि अगर आप रेसिडेंट हो, आप वहां पे कितने टाइम रहे हो, 6 महीने से ज्यादा रहे हो या 3 साल से ज्यादा रहे हो, ऐसे बहुत सारे रूल्स है। आपके पोर्शन में इतना डिटेल में नहीं है। आपको बैगेज के लिए एकदम थोड़ा सा रूल है कि आप कौन से कंट्री से आ रहे हो और कितना बैगेज अलाउड है और क्या क्या अलाउड है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। फिर अगर सपोज आप कपड़े लेके आ रहे हो, ठीक है, अभी मैं US गई, US जाके मैंने कपड़े खरीदे, ऑब्वियसली शॉपिंग तो करेंगे ही वहां पे जाके, तो मैंने शॉपिंग किया। समझो मैंने 4 से 5 जीन्स खरीदे और वो मैं अपने साथ लेके आ रही हूँ, तो वो मेरे बैगेज में माना जाएगा, एंड इफ इट इज इन माई बैगेज देन नो कस्टम ड्यूटी। लेकिन मैं वहां पे गई और मैं 5 डजन जीन्स लेके आई, जीन्स डजन में ही मिलता है ना, 12 जीन्स, मतलब 1 डजन में 12 जीन्स, ठीक है। तो ऐसे में 5 डजन जीन्स लेके आई। टेल मी, विल दैट बी कंसिडर्ड एज माई बैगेज? नो, वो मेरे बैगेज में नहीं आएगा, वो क्या हो गया, कमर्शियल क्वांटिटी हो गया, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन बैगेज, और उसके ऊपर फिर कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है। चलो,
आगे बढ़े। यस तो कौन सा ड्यूटीज अभी फिलहाल हम लोग ने सीखा। वी हैव लर्न बेसिक कस्टम ड्यूटी, देन वी हैव सीन कि सीवीडी और एसएडी लगता है, बट अभी सीवीडी और एसएडी नहीं लगता है, दैट बोथ आर गॉट सबसम विथ व्हाट, विथ आईजीएसटी, बट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सीवीडी और एसएडी लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सीवीडी और एसएडी लगता है। फिर हमने देखा कि ये कंपेंसेट क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है 10% लगेगा ऑफ द ड्यूटीज ऑफ योर बेसिक कस्टम ड्यूटीज, करेक्ट। फिर आते हैं हम दूसरे ड्यूटीज के ऊपर। सो उसके बाद कौन सा है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स। अब देखो सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है, सेफगार्ड ड्यूटी क्या बोलते हैं ना हम लोग के अब जैसे चाइना पकड़ लो, चाइना क्या करेगा, वो क्या करेगा ना, चाइना की गवर्नमेंट अपने सप्लायर्स को इंडिया में गुड्स बेचने के लिए सब्सिडी देती है। क्या देती है, सब्सिडी। चाइना की गवर्नमेंट इंडिया में गुड्स बेचने के लिए क्या करेगी, सब्सिडी देगी। उससे क्या होगा, किसको सब्सिडी देगी, इंडिया वालों को कि चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को, चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को। चाइना अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देगा, तो उससे क्या होगा, वहां के मैन्युफैक्चरर्स का कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम होगा तो वो लोग सस्ते भाव में इंडिया में बेच पाएंगे, एंड अगर इंडिया में सस्ते भाव में बेच पाएंगे तो ऑब्वियसली इंडियंस तो सस्ता ही पहले खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, दे कैन एक्वायर द अदर मार्केट। तो इस चीज को इस ये जो प्रैक्टिस है इसको सेफगार्ड करने के लिए ये क्या लगाती है गवर्नमेंट, क्या लगाती है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाती है। गवर्नमेंट क्या लगाती है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाती है। आया समझ में इतना। सो टू सेफगार्ड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाएगी, सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगी, बराबर, ठीक है। सो दैट इज द सेफगार्ड ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर दिस प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक दिस मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द अदर कंट्री। और ये जो ड्यूटी होगा ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना ड्यूटी लगाना है, कोई ऐसा फिक्स परसेंटेज नहीं है सेफगार्ड ड्यूटी का। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना ड्यूटी लगाना है, 10%, 20%, या कभी कभी सेफगार्ड ड्यूटी रहेगा जो आपने वॉल्यूम इंपोर्ट किया है, सो 10% ऑफ द केजीज, 20% ऑफ द केजीज, ऐसा रहेगा। क्लियर एवरीवन दिस मच? यस मैम। यस। फिर अब ना कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। लिख दो सेफगार्ड ड्यूटी के लिए। पहले लिखा ना तुम लोग ने, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना होगा, 10% ऑफ दी असेसेबल वैल्यू। दूसरा क्या था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दिस विल बी 10% ऑफ दी बेसिक कस्टम ड्यूटी। फिर थर्ड हमने क्या सीखा, आईजीएसटी। आईजीएसटी विल बी द रेट, कोई भी रेट हो सकता है, मोस्टली 18 रहेगा, बट क्वेश्चन में 28 दिया है तो आपको 28 लेना है। आईजीएसटी विल बी एनी रेट, बट रेट कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल अदर ड्यूटीज, असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल अदर ड्यूटीज। आईजीएसटी सबसे लास्ट में ऐड करने का। फिर फोर्थ क्या है, सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी, तो सेफगार्ड ड्यूटी मतलब क्या, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ओपिनियन दैट huge volumes of the imported goods is causing injury to the domestic industry। सॉरी, मैंने जो आपको
गवर्नमेंट वाला सब्सिडी वाला बोला था वो आई थिंक एंटी डंपिंग ड्यूटी है, इज लेस देन द नॉर्मल वैल्यू। हाँ, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो सब्सिडी वाला, सॉरी वो एंटी डंपिंग ड्यूटी है। सेफ गार्ड ड्यूटी के अंदर क्या लगता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, अब जैसे दिवाली का टाइम समझ लो, दिवाली के टाइम पे लाइटिंग्स वगैरह या दिए का एग्जांपल पकड़ लो, जो दिए होते हैं अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इम्पोर्टेड दिए, अगर इम्पोर्टेड दिए ज्यादा आ रहे हैं और उसके ह्यूज वॉल्यूम्स में आ रहे हैं जिसके वजह से मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अफेक्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इम्पोज करेगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा, सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज करेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहाँ पे ध्यान दो थोड़ी देर, कुछ लिखना मत। नाउ सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट पेएबल, सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट पेएबल if goods are imported from developing country, from developing country, if there are two conditions. Condition number 1, share of import from a developing country, from a developing country is not more than 3% of the total import of such goods. And second condition, and है बीच में क्या है, and है, and second condition, if goods are imported, if goods are imported from more than one developing country, then having 3% share, up to 3% share, up to 3% share, then total must not be more than your total must not be more than 9%. तो हमने क्या पढ़ा, वी आर गोइंग टू स्टडी द सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी में क्या बोला है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंपोर्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट उन गुड्स के ऊपर क्या लगा देगी, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देगी। लेकिन सेफ गार्ड ड्यूटी इज नॉट पेएबल इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री। अगर आप डेवलपिंग कंट्री से गुड्स ला रहे हो तो वो केस में आपको सेफ गार्ड ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है। एंड दूसरी बात, अगर आप शेयर ऑफ इंपोर्ट ये केस में डेवलपिंग कंट्री से ला रहे हो एंड शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इज नॉट मोर देन 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स। समझो मैं ना मोबाइल इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैं 4 कंट्री से इंपोर्ट कर रही हूँ, तो जो मैंने टोटल इंपोर्ट किया है ना उसमें से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री डेवलपिंग कंट्री है एंड उसका शेयर जो है वो 3% से कम रहेगा तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 3% से ज्यादा रहेगा तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। एंड इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री having a share up to 3%, then total must not be more than 9%. अब इसको ना एक मस्त एग्जांपल से समझते हैं। समझो आप जो है ना टॉयज इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, यू आर इंपोर्टिंग टॉयज। अब ये टॉयज में सेफ गार्ड ड्यूटी लगा है, सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज हुआ है, ठीक है। आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो
42%। ठीक है, यू आर अ कंपनी, समझो आप हैमलीज हो, ठीक है, हैमलीज है ना वो टॉयज का कौन सा है, ठीक है, आप हैमलीज हो और हैमलीज में आप ऑब्वियसली टॉयज इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपने चाइना से इंपोर्ट किया, हैमलीज ने इंपोर्ट किया 42%। फिर समझो साउथ कोरिया से आपने इंपोर्ट किया 15%। फिर आपने यूके से इंपोर्ट किया, यूके या यूएस से आपने इंपोर्ट किया, यूके से इंपोर्ट किया 2%, यूएस से इंपोर्ट किया आपने 10%। ताइवान से इंपोर्ट किया से 2.5%। फिर श्रीलंका से इंपोर्ट किया 3%। एंड ईरान से इंपोर्ट किया 3% और मेक्सिको से इंपोर्ट किया, ठीक है, 2.5%। मतलब आपका टोटल जो शेयर है वो इतना बनता है। कितना, चाइना से आपने कितना मंगाया 42, फिर 15, फिर 2 + 10 + 2.5 + 3 + 3 + 2.5 जो भी है, चलो 80% तक आ रहा है, हम अभी फिलहाल इतना ही पकड़ते हैं। तो आपका जो भी शेयर है वो इस तरह से, क्लियर। अब ये केस में क्या आएगा, मैं बोलती हूँ साउथ कोरिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ताइवान इज अ डेवलपिंग कंट्री, श्रीलंका इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ईरान इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड मेक्सिको इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, अब हम लोग प्रोविजन समझते हैं। सबसे पहले क्या है, जो भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज रहेंगे ना, डेवलप्ड कंट्री, सेफ गार्ड ड्यूटी कब नहीं लगेगा, ये जो भी कंडीशंस है वो किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसका मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। मतलब फर्स्ट यू चेक विच आर द डेवलप्ड कंट्रीज, first you check which are the developed countries, which are the developed countries here, developed countries कौन से, चाइना, यूके और यूएस, ठीक है, बाकी सारे डेवलपिंग है। तो डेवलप्ड कौन से है, चाइना, यूके एंड यूएस। तो चाइना, यूके एंड यूएस में डेफिनेटली सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। मतलब मैं जो भी चाइना से गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं कौन, हैमलीज, तो हैमलीज जो भी चाइना से टॉयज इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। एम आई क्लियर? यस, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट ना, पहले तो हमने एलिमिनेट कर लिया किसको, डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है सेफ गार्ड का, उनके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने डेवलप्ड कंट्रीज को एलिमिनेट कर लिया, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब कौन से बच्चे हैं, अब जो भी कंट्रीज है वो सब डेवलपिंग कंट्रीज बचे हैं। अब कंडीशन चेक करो, कौन से डेवलपिंग कंट्री का शेयर इज मोर देन 3%, क्योंकि सेफ गार्ड ड्यूटी कब नहीं लगेगा, अगर उसका शेयर 3% से कम है तो, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 3%, अप टू 3% नो सेफ गार्ड ड्यूटी। तो पहले फर्स्ट, नाउ नेक्स्ट यू चेक, नेक्स्ट विच आर द डेवलपिंग countries whose share is how much, शेयर इज मोर देन 3%। तो कौन है ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जिनका 3% से ज्यादा है, 3% से ज्यादा है, कौन है ऐसा, 3% से ज्यादा मोर देन 3%। श्रीलंका का 3 है, ये 3 है, 8 नहीं है। साउथ कोरिया तो 3%। तो कौन सा कंट्री है, ओनली वन कंट्री, साउथ कोरिया, बराबर, जिसका शेयर क्या है 15% है, विच इज मोर देन 3%। तो इसको तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा ही लगेगा, बराबर। अब बाकी जो कंट्रीज है उनका शेयर इज अप टू 3%, देयर शेयर इज अप टू 3%। तो ठीक है, अप टू 3% मतलब ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया।
Safeguard duty is not applicable if share of import from a developing country is not more than 3%. It is not more than 3%. What happened? Safeguard duty. So क्या बोल रही हूँ मैं? Share of import from a developing country is not more than 3%. तो ठीक है, ये जो भी कंट्रीज, अभी ये भी निकल गया, ये साउथ कोरिया भी निकल गया, अभी कौन से कंट्रीज बचे? मेक्सिको, ईरान, श्रीलंका एंड ताइवान। तो चारों का भी शेयर जो है वो क्या है? इट इज नॉट मोर देन 3%. Correct everyone? So my first condition is satisfied. Now I have to check the second condition. If goods are imported from more than one developing country having up to 3% share, then total must not be more than 9%. इनका total जो है ना वो 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब step number 3, calculate the total share of developing countries having share less than or equal to 3%. तो अभी हमारे पास कौन से कंट्रीज है ऐसे? मेक्सिको प्लस ईरान प्लस श्रीलंका प्लस ताइवान। मेक्सिको का कितना है? 2.5 प्लस ईरान का कितना है? 3 प्लस श्रीलंका का कितना है? 3 प्लस ताइवान का कितना है? 2.5. टेल मी हाउ मच इज द टोटल? 2.5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2.5 कितना? 11%. ओ टोटल कितना आ गया? 11%. दैट मीन्स दिस हैज एक्सीडेड 9%. तो वो केस में क्या होगा? देयरफॉर सेफगार्ड ड्यूटी विल बी इम्पोज्ड on these countries as well. Safeguard duty because second condition is not satisfied. अगर second condition, अगर इनका total 9% से कम आता था तो फिर 9 या 9% से कम आता था तो फिर इनके ऊपर safeguard duty नहीं लगता था, लेकिन इनका total क्या है? 9% से ज्यादा है तो safeguard duty लगेगा. I hope it is clear. So you just remember these 3 steps. What is the first step? First, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है बिकॉज दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी, उन पे तो लगेगा ही लगेगा. तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका शेयर कितना भी रहने दो, 3 से कम 3 से ज्यादा कितना भी रहने दो, उनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा. सो फर्स्ट यू एलिमिनेट द डेवलप्ड कंट्रीज. सेकेंड, यू एलिमिनेट डेवलपिंग कंट्रीज हुज शेयर इज मोर देन 3%. उसको एलिमिनेट कर लिया. एंड देन बाकी जो बच्चे कंट्रीज है उनका आप टोटल करो. इफ टोटल इज मोर देन 9% तो सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा. लेस देन और इक्वल टू 9% सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा. सिंपल. मैम, हाँ मैम, the safeguard duty will be paid by Hamleys, no? yes, it will be paid by Hamleys. Okay. Clear everyone? Yes. So what have we studied? हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा बेसिक कस्टम ड्यूटी. जब आप इंपोर्ट करते हो, अब समझो हैमलीज है, तो हैमलीज जब इंपोर्ट करेगा तो उसको क्या लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी. कितना बेसिक कस्टम ड्यूटी? 10% ऑफ द असेसेबल वैल्यू. अब ये असेसेबल वैल्यू क्या है ये अलग एक चैप्टर है, वो हम अलग चैप्टर में करेंगे जिसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 10% ऑफ द असेसेबल वैल्यू, उसके ऊपर क्या लगेगा? जहां जहां पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा वहां पे SWS लगेगा ही लगेगा. So basic custom duty is 10% of assessable value. SWS is 10% of the basic custom duty. फिर हमने पढ़ा था IGST. IGST is a rate on all assessable value plus all other duty. IGST सबसे लास्ट में ऐड करने का, एकदम लास्ट में ऐड करने का, तो फिर वो आ जाएगा. फिर सेफ गार्ड ड्यूटी. अब सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो. अब हैमलीज क्या कर रहा है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ के अगर वो आउट ऑफ कंट्री से ज्यादा टॉयज जो है वो इंपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या लगाएगी? उसको सेफ गार्ड ड्यूटी लगाएगी. हैमलीज को क्या लगाएगी? सेफ गार्ड ड्यूटी लगाएगी. तो
safeguard duty is applicable, but government has given little bit exemption, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सारे लोग ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो ह्यूज वॉल्यूम में है, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, छोटा सा एग्जाम्पशन दिया। किसको छोटा सा एग्जाम्पशन दिया है? गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी डेवलपिंग कंट्री के पास से, किसी डेवलपिंग कंट्री के पास से, और आपका जो शेयर है, आपका उस डेवलपिंग कंट्री के पास से शेयर है, समझो हैमलीज है, वो दो ही कंट्री से इंपोर्ट करता है, एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, एग्जाम्पल, ठीक है, एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो अगर आप, और चाइना क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। तो जो डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो मैं पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा पाकिस्तान से जो शेयर है दैट शुड बी हाउ मच, लेस देन और इक्वल टू 3%, देन नो सेफगार्ड ड्यूटी। इफ इट इज मोर देन 3%, देन सेफगार्ड ड्यूटी इज एप्लीकेबल। बट इफ आई एम इम्पोर्टिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे तो मैं सिर्फ पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही थी, समझो अभी मैं पाकिस्तान और श्रीलंका, एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा? टोटल देखना पड़ेगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनका शेयर 3% से कम है, तो उनका टोटल चेक करो, टोटल shall not be more than 9%. I hope it is clear. यस मैम। Any Yes, ma'am. doubt? नो मैम। समझा? ये एग्जाम्पल है एंड ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो एकदम इजी है, एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को तो एग्जाम्पशन ही नहीं है। तो जितने भी आपने जहां जहां से भी आपने इंपोर्ट किया है ना, उसमें से डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा है पहले उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उस पर तो सेफगार्ड लगेगा ही लगेगा। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसका शेयर 3% से ज्यादा है, फिर सेकेंड एलिमिनेशन उसका करो, क्योंकि उस पर भी SGD लगेगा, बिकॉज शेयर 3% से ज्यादा है। तीसरा जो है वो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर, बचे हुए जो है तो उनका आप टोटल चेक कर लो, टोटल शैल नॉट बी मोर देन 9%। अगर 9% से ज्यादा है तो सबके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। क्लियर? यस, मैम। लिखना है ये? Yes, ma'am. हाँ, लिखो। हाँ, ये मैं शीट अपलोड कर दूंगी, लेकिन लिखना है अभी, ऐसा नहीं कि शीट में ही रहने दोगे, नोटबुक में होना चाहिए। एंड राइटिंग? Done, ma'am. नो मैम, नहीं हुआ मैम। हाँ, और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे।
नीचे या ऊपर? हाँ बस बस इधर ही। Done, ma'am. Done, ma'am. Copied the example. No, I'm No. copying the example.
No, I'm writing. मैम ये जो परसेंटेज दिया है 3% एंड ऑल दैट, वो एग्जैक्टली व्हाट इट इज? इम्पोर्ट मतलब अब ये समझो कि हैमलीज का टोटल इम्पोर्ट हुआ है समझो 1 लाख टॉयज। अब ये 1 लाख टॉयज इज द टोटल इम्पोर्ट। अब ये 1 लाख में से उसने चाइना से कितना इम्पोर्ट किया, साउथ कोरिया से कितना इम्पोर्ट किया, तो चाइना से उसने 42% इम्पोर्ट किया, तो 1 लाख का 42% निकालेंगे तो 42,000 टॉयज। तो 42,000 टॉयज उसने कहाँ से इम्पोर्ट किया है? चाइना से। चाइना से। वैसे तो उसका परसेंटेज हाँ, निकालेंगे। इम्पोर्ट्स का परसेंटेज है ये। डन। यस मैम। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट ड्यूटी इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? ये वाला कौन सा था? सेफगार्ड 4 ना, आई थिंक। फिफ्थ इज एंटी डंपिंग, या इसको आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी समझो चाइना है, इफ अगर इंडिया के गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि चाइना क्या करता है ना, अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देता है जो गुड्स उसको एक्सपोर्ट करने। देयर इज वन मैन्युफैक्चरर हु इज सिटिंग इन चाइना, तो चाइना गवर्नमेंट विल गिव हिम सब्सिडीज फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया। ठीक है, तो जब आपको सब्सिडी मिलता है तो आप कॉस्ट क्या कर दोगे? मतलब अगर चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी मिलता है तो चाइना कॉस्ट क्या कर देगा? जो गुड्स वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने वाला है उसका कॉस्ट वो कम कर देगा। तो चाइना समझो एक मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर ए, ही इज अ मैन्युफैक्चरर इन चाइना। ठीक है, अब ये जो गुड्स बनाता है, ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है ना, उसको वो सेल करता है 2 जगह पे, एक चाइना के अंदर ही और दूसरा इंडिया में क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। यहां तक समझ में आया? अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट वो क्या देती है? उसको सब्सिडी देती है। कौन से गुड्स के लिए? जो गुड्स वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने वाला है। समझो ये मिस्टर ए जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है उसका टोटल कॉस्ट आता है समझो 100 रुपया, बराबर। तो वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, समझो 10 रुपया प्रॉफिट है, मतलब कितना हो गया? 110 रुपया। तो ये मिस्टर ए चाइना में ये गुड्स कितने में बेचेगा? 110 रुपीज में ही बेचेगा। लेकिन उसको अगर इंडिया में एक्सपोर्ट करना है तो कॉस्ट इज हाउ मच? 100। ठीक है, कॉस्ट भी सेम रहेगा, उसका प्रॉफिट भी सेम रहेगा, हाउ मच? 10 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 110। बट आउट ऑफ दिस 110 चाइनीज गवर्नमेंट इज गिविंग हिम सब्सिडी। सब्सिडी से क्या होता है? मतलब 110 रुपए में समझो चाइना का गवर्नमेंट उसको 50 रुपया दे रहा है। सब्सिडी कितना मिल रहा है? 50 रुपया।
मिस्टर ए को तो 110 रुपए से मतलब है, तो 50 रुपया उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने दे दिया, तो अब वो हमारे पास से कितना कलेक्ट करेगा? 60 रुपीज. So 60 rupees will become the selling price. So for Indian market we will export in how many rupees? 60 rupees. मतलब चाइना में वो कितने में बेच रहा है? 110 रुपए में. चाइना इज द होम कंट्री. चाइना इज द होम कंट्री. तो होम कंट्री में वो कितने में बेच रहा है? 110 रुपए में. लेकिन एक्सपोर्ट कंट्री में कितने में बेच रहा है वो? 60 रुपीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड दिस सिचुएशन? नहीं समझा? नहीं समझा मैम. हाँ, नहीं समझा मैम. देखो, एक मैन्युफैक्चरर है मिस्टर ए जो चाइना में है, ठीक है. ही इज अ मैन्युफैक्चरर इन चाइना. तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और उसको सेल करता है. नाउ ही सेल्स इन चाइना ऑल्सो, मतलब होम कंट्री में भी सेल करता है और इंडिया में एक्सपोर्ट करता है. अब चाइना गुड्स इंडिया में भेजेगा, मतलब चाइना वालों के लिए तो वो एक्सपोर्ट हो गया ना, हमारे लिए इंपोर्ट है. चाइना वालों के लिए क्या हो गया? वो एक्सपोर्ट हो गया. तो ये इंडिया में एक्सपोर्ट करता है और खुद चाइना में भी बेचता है, होम कंट्री में भी बेचता है. तो ये जो भी गुड्स बनाता है उसका कॉस्ट कितना आता है? 100 रुपया. उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है, मतलब सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? How much become the selling price? 110 rupees becomes the selling price. Now, when he will sell in the home country, then in what price he will sell? 110. सेलिंग प्राइस में ही 110 बेचेगा, मतलब 110 रुपीज में बेच रहा है होम कंट्री में. अब चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला है कि ठीक है, तेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 110 रुपया. अगर तू इंडिया में एक्सपोर्ट करता है तो हम आपको सब्सिडी देंगे. जैसे हमारी गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देती है, वैसे चाइना की गवर्नमेंट चाइनीज लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देती है. तो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या बोला? ठीक है, तू बिंदास एक्सपोर्ट कर, हम आपको 50 रुपया सब्सिडी देंगे. टेल मी, मिस्टर ए को कितने से मतलब है? मिस्टर ए को तो कितना मिलना चाहिए? उसको अपना सेलिंग प्राइस 110 रुपया मिलना चाहिए. अब ये 110 रुपया उसको सब्सिडी के फॉर्म में 50 रुपीज मिल जाता है. आउट ऑफ दिस 110 he gets 50 rupees from the Chinese government. Then tell me how much he will charge to the Indian public? 60 rupees. 60 रुपीज ही चार्ज 60 करेगा. रुपीज. उसको तो अपने 110 से मतलब है. वो 110 में से 50 रुपए तो चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको दे दिया, तो वो इंडियन पब्लिक को कितना चार्ज करेगा? 60 रुपीज चार्ज करेगा. मतलब इंडियन मार्केट में ही इज सेलिंग एट अ लो प्राइस एंड इन होम कंट्री ही इज सेलिंग एट अ हायर प्राइस. अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? यस. इसके Yes, वजह ma'am. से क्या हो गया? अब इंडिया में प्राइस कम हो गया. क्यों कम हुआ इंडिया में प्राइस? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया. अब इंडिया के मार्केट में इस प्रोडक्ट का भाव कम हो गया, तो टेल मी, डेफिनेटली जो इंडियन पब्लिक रहेगा वो तो सस्ता ही प्रेफर करेगा, बराबर. तो वो तो ये 60 रुपए का जो माल रहेगा उसके पीछे ही परचेस करेगा. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो दूसरी गवर्नमेंट है वो जानबूझ के क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है ताकि इंडियन मार्केट में वो जो गुड्स है वो सस्ते में सेल हो, तो गवर्नमेंट क्या लगा देगी उसके ऊपर? एंटी डंपिंग ड्यूटी. व्हाई? बिकॉज हियर चाइनीज गवर्नमेंट सस्ता माल इंडिया में बिकेगा. मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? टू डंप द गुड्स इन द मार्केट. What is the intention of Chinese government? To dump the goods in the market. तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा पता चला तो गवर्नमेंट क्या लगाएगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी. Have you all understood this? Yes. चलो लिखो इसके लिए थोड़ा सा. If central government has opinion that any foreign government has given subsidies to their exporters.
अब अपने अपने यहाँ पे भी ये चाइनीज प्रोडक्ट्स इतना सस्ते में बिकते हैं, कैसे, क्यों, मतलब कैसे होता है ये चीज? बिकॉज चाइना क्या करता है, मास प्रोडक्शन करता है, ठीक है। द मोर यू प्रोड्यूस इन क्वांटिटी द कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड। और वहां का कैसे है कि जितना ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे उतना वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा आपको बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज देती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में करते हैं और फिर बाकी कंट्रीज के अंदर डंप करते हैं। Has given subsidies to their exporters, then central government may impose anti dumping, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर देगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सच गुड्स imported from that country, imported from that, ठीक है, आया समझ में? Yes. Okay. अब अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगा? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको मार्जिन ऑफ डंपिंग लगाना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ डंपिंग। टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ मच विल बी द मार्जिन ऑफ डंपिंग हियर? सब्सिडी लगाएगा नॉट एक्सीडिंग मार्जिन ऑफ डंपिंग। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ डंपिंग हियर? कितना आएगा मार्जिन ऑफ डंपिंग? इट इज नॉर्मल प्राइस इन होम कंट्री माइनस प्राइस एट विच गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। बेसिकली जितना दूसरी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया रहेगा ना, उतना हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, तो इक्वल हो गया। देखो यहाँ पे कितना मार्जिन ऑफ डंपिंग लगाएंगे, नॉर्मल प्राइस कितना है होम कंट्री में 110, और इंडिया में कितने में गुड्स बिक रहा है 60 रुपीज में, मतलब कितना आ गया 50 रुपीज। तो 50 रुपीज अपना गवर्नमेंट क्या लगा देगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। मतलब इंडिया में कितने में आ रहा है 60 रुपए में, प्लस इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो 50 रुपया, तो ऑटोमेटिकली 110 रुपया हो गया। समझा? यस मैम। ठीक है, इंडिया में कितने में आ रहा है 60 रुपए में, ठीक है, मतलब चाइना वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस 60 इज व्हाट, असेसेबल वैल्यू, 60 इज असेसेबल वैल्यू। उसमें आप एंटी डंपिंग ड्यूटी चिपका दो, कितना चिपकाओगे, जितना चाइनीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 50। ये जितना चाइनीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, सब्सिडी से ज्यादा आप एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, इससे कम लगा सकते हो, बट मैक्सिमम विल बी हाउ मच, मार्जिन ऑफ ड्यूटी। तो 50 रुपए लगा दो आप, तो 50 रुपए ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली होम कंट्री का प्राइस हो गया, तो गुड्स को कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। क्लियर? प्राइस ऑटोमेटिकली इक्वल अप हो गया। अंडरस्टूड दिस? यस, लिख लो।
No, ma'am, writing. मैम मीन्स की एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है वो इंपोर्ट को कम करने के लिए लगाती है गवर्नमेंट, राइट? इंपोर्ट को कम करने के लिए, डंपिंग को कम करने के लिए। नहीं, अगर सस्ते बाहर का माल सस्ते में मिलेगा तो लोग बाहर का ही खरीदेंगे ना फिर। हाँ हाँ तो उस चीज को मैं बैलेंस करने के लिए एंटी हाँ हाँ। डंपिंग ड्यूटी लगाती है। हर हर ड्यूटी उसी को कम करने के लिए है, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो, ताकि जो प्रोडक्ट है वो महंगा होता जाए और लोग उसको कम प्रेफर करें। लेकिन सोचो ना, इतना ड्यूटी लगाने के बाद भी अपने को चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते में मिलते हैं, मतलब सोचो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कम रहेगा, है ना। अभी वो होली वगैरह आया था, तभी ये पिचकारी वगैरह निकालते इतने अलग अलग, तो आपको 100 रुपए में मिलता है समझो। अब वो 100 रुपया इंक्लूसिव ऑफ सो मेनी ड्यूटीज है, तो सोचो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कम रहेगा। वो तो नेग्लिजिबल है। बहुत। वहाँ तो घर घर में फैक्ट्री है, मेनली ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तभी आईफोन और वो सारी चीजें वही बनती हैं। वही बनती है, सब वही बनता है, सिर्फ नाम यहाँ का होता है, बाकी सब उधर ही लेकिन अब बनता है। इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया है तुम साउथ में ना, एप्पल ने अपना प्रोडक्शन फोन आईफोन्स का। पता नहीं है, स्टार्ट किया है क्या? हाँ वो तो सिर्फ असेंबलिंग होगा ना इधर। हाँ, मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग भी है शायद। है। और भी कोई तो आई थिंक गाड़ी का भी आया था, कोई तो एक गाड़ी का भी इंडिया में आया था मैन्युफैक्चरिंग, किसका आया था, कार का, चाइना से इंडिया में आया था। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ टेस्ला का कह रहे थे आई थिंक। को याद नहीं, बीच में मैंने पढ़ा था न्यूज में। अच्छा, उधर कैसा है ना कि देर इज ओनली वन गवर्नमेंट, इसलिए वहां पे ये सब इशू नहीं होता है। अपने यहाँ पे तो साला गवर्नमेंट अपने लड़ाई से ही ऊंचा नहीं आता है जो कंट्री पे ध्यान दे, ये बात सबसे तो बड़ा है। प्रॉब्लम है। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा, पर ये लोग अपने आपस के लड़ाई में ही ये नहीं करते, क्योंकि ये जो टाटा नैनो का केस स्टडी है ना, उसमें वही था कि टाटा नैनो मतलब टाटा जो है, अगर देखोगे ना गुजरात में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था। आई एम गुजराती और हम गांव जाते थे ना, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था। मैं कच्छ की हूँ, मतलब जो भूज है ना, रन ऑफ कच्छ में भूज आता है। Yes, ma'am. वहां पे इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, इतना बड़ा अर्थक्वेक, हमने खुद विटनेस किया है वो चीज। लोगों के 2000 में घर ना? टूट गए थे, कुछ भी नहीं था। आज आज भुज सिटी में, मतलब आज कच्छ में ना, कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिसके घर के बाहर टू व्हीलर नहीं रहेगा। और ऐसा भी नहीं ऐसा वैसा टू व्हीलर, सबके पास एक स्कूटी और एक बाइक तो होता ही होता है। एक एक बंगले देखेंगे और एक एक देखेंगे, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रहा है पूरा गुजरात ऐसा। क्योंकि मतलब जब मोदी था ना, वो टाइम पे ही वॉज इनवाइटिंग पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट, और यही टाटा नैनो का प्रोजेक्ट आई थिंक वेस्ट बंगाल में था, तो वेस्ट बंगाल से उसको निकाल दिया गया टाटा नैनो के प्रोजेक्ट को। और फिर बाद में मोदी ने बोला कि ठीक है, एक साणंद करके जगह है, तो वहां पे साणंद में आके आप आपका प्रोजेक्ट सेटअप करो, और वहां पे बहुत लिबरेशन दिया। आज वहां पे सिर्फ टाटा नैनो का प्रोजेक्ट नहीं है, उसके आजू बाजू मर्सिडीज, ऑडी, इनका भी प्रोजेक्ट चल रहा है वैसा। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है, वहां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने से बहुत सारे क्या बोलते हैं, लोगों को काम मिलता है, हाँ, फिर employment इतना मिलता है। डेवलपमेंट होता है। गुजरात लिटरली, गुजरात के रोड्स देखो, या मतलब जिस तरह से वो डेवलप्ड हुआ है ना जब मोदी जी थे, अभी नहीं होता है डेवलपमेंट, जब मोदी था ना तभी डेवलपमेंट हो रहा था। अभी इतना भी वास्ट नहीं है, बट ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट स्लो स्पीड पे। जब मोदी जी थे ना, तभी तो बहुत डेवलप हुआ है, जो खुद हमने भी विटनेस किया ये चीज। फिर साणंद में है अमूल का, देखा है अमूल का वहां पे फैक्ट्री अमूल है का प्लांट है आनंद आनंद में। में। आनंद में अमूल का फैक्ट्री, इतना ह्यूज फैक्ट्री है,
और टाटा नैनो के आसपास पूरा एक ना सिटी बनाया है, सिटी जैसा बनाया है, जो सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉइज रहते हैं ना उनके काम करने के लिए है। ये अपना मुंबई तो कुछ भी नहीं उसके सामने, उस सिटी के सामने मुंबई तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ वर्कर्स के लिए, मतलब वर्कर्स का रहना, वर्कर्स के फैमिली, वहाँ पे जो भी इतने डायरेक्टर्स रहते हैं सबके रहने के लिए इतना बड़ा सिटी बनाया, पूरा एक ड्वेलिंग आई थिंक रेसिडेंशियल यूनिट है, बहुत बड़ा है। ये मुंबई तो कुछ भी नहीं उसके साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में कैसा होता है ना कि गवर्नमेंट ही आपस में नहीं जमता, और जिधर गवर्नमेंट का नहीं होता है उधर डेवलपमेंट तो दूर का रहेगा। अभी यहाँ पे हमारे मतलब डोंबिवली साइड में मेरे को लगता है 4 साल हो गए, 4 साल से रोड कंस्ट्रक्ट ही हो रहे। हमारे यहाँ पे एक ब्रिज था, ईस्ट वेस्ट का ब्रिज था, जो मेरे को 4 साल से बंद था वो ब्रिज। इट वॉज द मेन कनेक्टिंग ब्रिज, ईस्ट और वेस्ट का एकदम मेन कनेक्टिंग ब्रिज था। 4 साल से ये लोग बना रहे थे, 4 साल से। जैसे ही बनाया 15 दिन के अंदर रोड पे खड्डे हो, विदिन 15 डेज। अब वापस वो तोड़ा, डांबर का बनाया, वापस तोड़ के अभी कंक्रीट का बन रहे। तो 4 साल से इनका दिमाग नहीं चला कि पहले ही कंक्रीट का बना दे। वो पैसे कमाने की टेक्निक है। कितना तो फालतूगिरी, कितना। अब वो दूसरा और एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे मानपाड़ा के साइड, जो यहाँ डोंबिवली को अभी मुंबई से कनेक्ट करता है, लोटा वगैरह। वहां पे वो लोग रोड तोड़ रहे, रोड बना दिया, कंक्रीट का बना दिया, बाद में पता चला नीचे गैस का पाइपलाइन नहीं डाला। वो हर जगह है। अब वापस तोड़ के उधर गैस का वो पाइपलाइन पाइपलाइन डालेंगे फिर, इतना पानी का पाइपलाइन इसलिए कभी गैस का पाइपलाइन। इसलिए फिर डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर तुम कितना भी ड्यूटी लगाओ, कितना भी करो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक लोगों का मेंटालिटी चेंज नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। राइट। और अगर तो फिर भी 10 लोग better है। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं ना, 10 लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से 8 लोग यही इंटेंशन से ज्वाइन करते हैं कि वहां पे पैसे खाने मिलेंगे, और 2 लोगों की सोच से इतना तो डिफरेंस नहीं आता है। सही बात है। अब फिर भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है पहले यस, से। हाँ वो तो है। मैं तो ऐसे एकदम बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, बट मैं मोदी फैन जरूर हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द डेवलपमेंट। एंड अगर वो रहेगा और 5 साल रहेगा ना तो शायद चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये गया इस बार और कोई और आया तो फिर बकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अभी भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर तुम लोग को पता है कि मुंबई में बीकेसी, पता है तुम लोग को, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे हेड ऑफिसेस वगैरह है, बड़े बड़े बैंक्स के हेड ऑफिसेस है, फिर हमारा आईसीआई भवन भी उधर है। तो बहुत सारा एकदम क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल एरिया, फुल कमर्शियल एरिया। डायमंड मर्चेंट्स कितने सारे हैं। तो ही वॉज प्लानिंग टू शिफ्ट फुल टू अहमदाबाद, बट नहीं शिफ्ट किया, एंड इट इज गोइंग टू स्टे एट बीकेसी ओनली। बट स्टिल मतलब बहुत प्लानिंग चल रही है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है तो उनको इंडिया में लेके आने के लिए, टू फोर्स देम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। कुछ नहीं तो एटलीस्ट सर्विस सेंटर भी लगा है ना इंडिया में, तो भी यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी लोगों को। Back to the point, what was our point, what were we discussing? We were discussing the duties. तो कौन सा ड्यूटी किया हम लोग ने? बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS, IGST, देन ये कौन सा था, सेफगार्ड ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी दिख लिया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिख लिया, 10% ऑफ द ड्यूटीज। नेक्स्ट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है on imported goods which is notified on 4th 2020, कस्टम 21 2020। अगर ये एग्जाम में दिया है, मतलब क्वेश्चन में बोला है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाना है, तो ये आप कैलकुलेट करना, अदरवाइज खुद से कैलकुलेट मत करना। इट इज लेविड ऑन द ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, हाउ मच, 18 रुपीज पर लीटर। ठीक है, किसके ऊपर लगेगा? अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल के ऊपर कितना लगेगा? 18 रुपीज पर लीटर।
and high speed diesel imported into India for the purpose of financing infrastructure. क्योंकि इसके ऊपर एग्जैक्ट रेट अभी क्लियर नहीं है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे 10% है, वैसे इसके ऊपर एग्जैक्ट क्लियर नहीं है. सो फॉर द टाइम बी वी विल रिमेंबर 18%. बट अगर क्वेश्चन में 18 नहीं दिया है देन यू कैन सिलेक्ट 10 और 9 और 8 बिकॉज देर इज नो फिक्स रेट नहीं है इसके ऊपर. एंड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इट इज गिवन देन ओनली यू सिलेक्ट दैट, अदरवाइज डोंट सिलेक्ट इट. फिर है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 5% of the assessable value of the imported goods. It is for the medical equipments. If you are importing any medical equipments, then you will charge health and cess. How much? 5%. ठीक है. एक बार अभी फॉर्मेट देख लो, मतलब कैसे चार्ज करोगे. सबसे पहले क्या रहेगा, यू विल हैव द असेसेबल वैल्यू. किसका माइक चालू है? सबसे पहले क्या रहेगा आपका, यू विल हैव द असेसेबल वैल्यू. ठीक है. अब ये असेसेबल वैल्यू है, इसमें आप क्या ऐड करोगे, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट 10% ऑफ योर असेसेबल वैल्यू. करेक्ट. देन व्हाट यू विल ऐड, SWS. दिस विल बी 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी. 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी. इससे आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम लोग A बोलते हैं. फिर इस पे आप ऐड करोगे क्या था अपना, एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी. दिस विल नॉट बी चार्ज ऑन एनी अमाउंट बट दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको कितना चार्ज करना है. देन सेकेंड वुड बी कौन सा था, एंटी डंप सेफगार्ड ड्यूटी. सेफगार्ड. ठीक है. ये ऐड करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी योर बी आफ्टर एडिंग ऑल दिस. ऑन दिस यू विल चार्ज व्हाट, IGST एट द रेट वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन बी. ये जो बी आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे. You will add and you will get the final value. Now in question they can give you two options. They can ask you find the amount of custom duty. Find the amount of custom duty. Now tell me, if I tell you find the amount of total custom duty, तो वो क्या रहेगा? If I tell you find the amount of custom duty, तो क्या रहेगा? It will be basic custom duty plus SWS plus anti-dumping duty plus safeguard duty plus IGST. आप duties को plus करोगे. Okay? If they ask you find the amount of custom duty, you will add up all the duties. Understood? And if they ask you the final transaction value, तो ये duty accessible value में add करने के बाद this should be the answer. Clear? Yes, take down the format.
Done writing? Is anyone writing? चला गया क्या? Done writing, everyone, this much? Is anyone writing? Done writing, everyone? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Am I audible now? Yes, ma'am. मैम Done writing, everyone? Is anyone writing? डन मैम. Yes, sir. Okay, so that was about the duties. कौन से ड्यूटी सीखे हम लोग ने? बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS, then एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी एंड IGST. ठीक है. Next है classification and valuation of import and export and goods. So we will learn about the classification. Now how you are going to classify your goods? Goods are classified on HSN code. कौन सा कोड यूज करेंगे हम लोग? HSN code. That is Harmonized System of Nomenclature. So write down in your notebook. Goods are classified as per the HSN code. Who has given this HSN code? Generally Agreement on Tariffs and Trade. That is GATT ने दिया है. ठीक है. Generally Agreement on Tariffs and Trade, which is given by the GATT. And we have here 8-digit codings for
We have here 8-digit coding score where first two represents chapter number, next two represents heading number, next two represents subheading and last two digit represents the product code. अब कौन से प्रोडक्ट पे मार्कर पे कितना लगेगा, पेंसिल पे कितना लगेगा, मोबाइल पे कितना लगेगा, लैपटॉप पे कितना लगेगा, कैमरे पे कितना लगेगा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे कितना टैक्स रेट लगेगा, कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, HSN कोड के ऊपर डिपेंड करेगा. सो हाउ विल यू क्लासीफाई? वी विल क्लासीफाई यूजिंग व्हाट? HSN कोड. Who has given this HSN code? This is given by GAT. सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, गैट ने दिया है. ठीक है. अब ये गैट ने कितने, इंडिया कितना डिजिट फॉलो करता है? इट फॉलोज 8 डिजिट को. उसमें फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? दे आर द चैप्टर नंबर, देन नेक्स्ट 2 डिजिट आर हेडिंग नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट्स सब हेडिंग and next 2 digit represents the product code. Next 2 digit represents the product. Understood? Yes. Now generally what is the rule here कि अगर समझो आपको जो भी हेडिंग्स है, चैप्टर है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, प्रोडक्ट कोड. अब इसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स है वो अगर उसमें फिट बैठते हैं तो यू विल हैव द एग्जैक्ट रेट. बट देयर कुड बी चांसेस वेयर देयर इज एन एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी मतलब क्या? वेगनेस है. आपको शायद पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ये किसमें क्लासीफाई होगा एंड किसमें क्लासीफाई नहीं होगा. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नाउ कार विदाउट टायर्स और कार विदाउट सीट्स. ठीक है. अब एक गाड़ी जो हम इंपोर्ट करते हैं, अब हमें तो पता है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें असेंबलिंग होती है. ठीक है. मतलब जो ढांचा रहेगा वो इंडिया के बाहर से आएगा. द मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहेंगे वो हम इंपोर्ट करेंगे एंड देन वी विल डू द असेंबलिंग इन इंडिया. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज डन. सो सपोज इफ ओनली टायर्स आर कमिंग और इफ ओनली द मॉडल ऑफ द कार इज कमिंग बट विदाउट टायर्स इट इज कमिंग एंड देन टायर्स वी आर गोइंग टू मर्ज, वी आर गोइंग टू असेंबल इन इंडिया. तो वो जो सिर्फ अनफिनिश गुड्स आ रहे हैं, अनफिनिश कार आ रहा है, उसको क्या हम कार के इसमें क्लासीफाई करेंगे या कुछ और क्लासिफिकेशन रहेगा? क्योंकि उसके ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगेगा वो डिपेंड करेगा उसका क्लासिफिकेशन क्या है. तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. नाउ सपोज इफ देयर आर एनी अनफर्निश्ड आर्टिकल्स एंड अनफर्निश्ड मिक्सचर्स. तो इसमें क्या बोला है, अगर कोई भी अनफर्निश्ड आर्टिकल है तो उसमें आप चेक करो कि इसेंशियल कैरेक्टर क्या है, फर्निश्ड आइटम का इसेंशियल कैरेक्टर. अब जैसे कि कार आ रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नाउ कार विदाउट टायर्स और विदाउट सीट्स. अब एक कार आ रहा है जिसमें टायर्स नहीं है, हम इंडिया में उसको टायर्स असेंबल करने वाले. तो जो सिर्फ मॉडल आ रहा है, जो सिर्फ बॉडी आ रहा है, ठीक है, कार का बॉडी आ रहा है, टायर्स हम असेंबल करेंगे. सो द बॉडी दैट इज कमिंग, व्हाट इज द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स. ये फिनिश्ड गुड्स बनके क्या बनने वाला है? अभी अनफिनिश गुड्स में है. फिनिश बन के क्या बनने वाला है? कार बनने वाला है. तो इस अनफिनिश का जो कैरेक्टर है वो भी क्या होगा? कार का ही होगा. Understood? If only the body of car you are importing, then अब हम उसको कार तो नहीं बोल सकते बिकॉज वो फिनिश गुड्स नहीं है. तो फिर उसके ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगाने का, उसको क्लासीफाई किस में करने का? तो आप चेक करो दैट विच इज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनिश गुड्स. तो फिनिश गुड्स का कौन सा इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसमें कार का है, तो उसके ऊपर कार, इट विल बी क्लासिफाइड एज कार. Understood? It will be classified as car. Is that clear? ma'am. Yeah. Next है classification of goods which are classifiable under more than one heads. अगर एक से ज्यादा हेड्स में क्लासीफाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मिंट टी. नाउ मिंट टी में आपको एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर टी है तो मिंट क्या है? मिंट इज ओनली अ फ्लेवर, सो टी इज नॉट सेपरेटली क्लासिफाइड. बट मिंट टी, अगर आप मिंट टी इंपोर्ट करते हो तो आपको एग्जैक्टली मिंट टी के ऊपर कितना रेट लगेगा वो नहीं मिलेगा, लेकिन टी पे रेट मिलेगा. तो जो टी पे रेट रहेगा वो ही मिंट टी पे लगेगा. समझा?
here you have to check what is the essential character of the principle. Next, अगर आप समझो composite goods import कर रहे हो, जैसे example, if one imports liquor gift sets that have both liquor and glasses, it should be classified, liquor and glasses should be classified under the heading liquor only, as the essential character, the composite item is the liquor itself and the glasses are pure ancillaries. ठीक है, ये एग्जांपल समझा रहेगा. अगर हम लिकर गिफ्ट सेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कंपोजिट सप्लाई है, लिकर भी है और ग्लासेस भी है. तो अब इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी किसका लगेगा, लिकर का लगेगा या ग्लासेस का लगेगा. तो इसेंशियल कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे लिकर का है, तो कौन सा रेट लगेगा, इसमें लिकर का लगेगा. क्लियर. फिर you have to adopt the later the better principle when the goods can't be classified or goods would be classified under the heading that appears last in the numerical order amongst those which equally merit consideration. Example, a gift set which has socks and ties, they can be classified under any of the above rules, therefore should be classified as ties over the socks. अब समझो आप एक गिफ्ट सेट इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें सॉक्स भी है, टाइज भी है. ठीक है, कैन आई से विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई हियर. जैसे ऊपर लिकर और इसमें हुआ था, लिकर वॉज द प्रिंसिपल सप्लाई, ग्लासेस वेर द एंसिलरी. सो आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई. क्या सॉक्स और टाई में मैं बता सकती हूँ कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा नहीं है. मिक्स सप्लाई जैसा हो गया. तो ये केस में क्या लगेगा, ये केस में आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे, लेटर द बेटर प्रिंसिपल. मतलब अगर सपोज सॉक्स का हेडिंग है, सॉक्स का हेडिंग है 6115 और टाइज का हेडिंग है 6117, तो हम कौन सा रेट लगाएंगे, मतलब इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, ये पूरे गिफ्ट बॉक्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, टाइज में क्लासीफाई करेंगे. क्योंकि विच इज द लेटर, 6115 इज लेटर और 617 इज लेटर, 6117. तो ये पूरा जो गिफ्ट सेट है इसको हम सॉक्स बोलेंगे या टाइज बोलेंगे, तो इसको हम टाइज बोलेंगे. ठीक है, क्या बोलेंगे, टाइज बोलेंगे. और जो टाइज का रेट रहेगा, सपोज टाइज का बेसिक कस्टम ड्यूटी है 5%, तो ये गिफ्ट सेट के ऊपर भी क्या लगेगा, 5% लगेगा. इज दैट क्लियर. यस. नेक्स्ट है एकिन प्रिंसिपल. अकिन प्रिंसिपल मतलब क्या, अगर आपके सिमिलर गुड्स है, अगर आपके कौन से गुड्स है, सिमिलर गुड्स है, तो वो केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो भी उससे रिलेटेड गुड्स लगता है, अगर आपको ऊपर वाले प्रिंसिपल्स नहीं बैठ रहे, मतलब ना लेटर द प्रिंसिपल ना बैठ रहा है, या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई में कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई आपको नहीं मिल रहा है, तो वो केस के अंदर जो भी सिमिलर प्रोडक्ट होगा, आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उससे जो भी सिमिलर प्रोडक्ट अगर उस लिस्ट के अंदर है, HSN कोड में है, तो आप वो सिमिलर प्रोडक्ट का रेट ले सकते हो. यू कैन क्लासीफाई इट एज फॉर द सिमिलर गुड्स. नेक्स्ट है केसेस और कंटेनर्स. अब इसमें बहुत एक अच्छा एग्जांपल है. समझो आप कैमरा इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कैमरा इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे ही हाथ में तो नहीं लेके आओगे कैमरा. डेफिनेटली यू विल बाय दैट केस, कैमरा केस, और उसमें इंपोर्ट करोगे. नाउ कैमरा इज डिफरेंट एंड कैमरा केस इज डिफरेंट. तो ये केस में जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, दे विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज व्हाट, दे विल बी क्लासिफाइड एज द कैमरा ओनली. आप जो कैमरा केस इंपोर्ट कर रहे हो ना, उसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे, यू विल क्लासीफाई इट एज दैट गुड्स ओनली, मतलब उसको आप एज द कैमरा ही क्लासीफाई करोगे. क्लियर एवरीवन. यस मैम. चलो अब ये देखो, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन. सेक्शन में क्या होते हैं, चैप्टर. जैसे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, तो सेक्शन कौन सा होगा, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स. वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के अंदर चैप्टर होगा 10 सीरियल्स. इसमें होगा हेडिंग, फिर होगा सब हेडिंग, तो उसमें आएगा 10.06 राइस. अब राइस में भी कौन सा राइस, सेमी मिल्ड और होली मिल्ड, वेदर और नॉट, पॉलिश्ड और केज. तो अगर पहले वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में सीरियल्स, सीरियल्स में आएगा राइस. राइस में भी कौन सा राइस, सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस, तो उसका सब हेडिंग क्या हो जाएगा, 1006.30. क्लियर. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. तो इसमें आप दो चीज याद रखना. क्या क्या चीज याद रखोगे, कौन से प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करेंगे.
वहां पे लिखा हम लोग ने। सबसे पहले कैसे क्लासीफाई होता है, HSN कोड से। HSN कोड किसने दिया है, गैट ने दिया है। इंडिया कौन सा फॉलो करता है, 8 डिजिट कोड फॉलो करता है, इन विच फर्स्ट 2 आर चैप्टर, नेक्स्ट 2 आर हेडिंग, नेक्स्ट 2 आर सब हेडिंग एंड नेक्स्ट 2 आर द प्रोडक्ट कोड। क्लियर, नेक्स्ट 2 आर द प्रोडक्ट कोड। फिर इसमें आप कौन से प्रिंसिपल्स यूज करोगे, पहले अगर कुछ अनफिनिश्ड गुड्स है, अनफिनिश्ड गुड्स है तो उसको आप कौन सा फॉर्मेट दोगे, फिनिश गुड्स वाला ही, जो फिनिश गुड्स बनेगा वो ही क्लासीफाई होगा। ठीक है। फिर सेकंड है, अगर कॉम्पोजिट सप्लाई हो रहा है तो उसमें आप किसका लोगे, प्रिंसिपल सप्लाई का जो है दैट विल बी क्लासिफाइड। थर्ड है लेटर द बेटर प्रिंसिपल, लेटर द बेटर प्रिंसिपल एंड लास्ट इज अ कीन प्रिंसिपल। Okay, principle. That means if you are not able to find out in 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 में अगर आपको नहीं आंसर मिल रहा है तो आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे, अकीन प्रिंसिपल, मतलब जो भी उससे सिमिलर गुड्स रहेगा वो फाइंड आउट करोगे। एंड फिफ्थ क्या है, वो कॉस्ट ऑफ पैकिंग वगैरह, कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल्स। सो दे विल बी क्लासिफाइड as those goods only, those goods supplied, जो हमने वो पैकिंग मटेरियल के अंदर सप्लाई किया है हम उसको वही क्लासिफाई करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम वो अकेन्स प्रिंसिपल का एक बार एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल, अब इसमें ना एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आप गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हो, गाड़ी का सिर्फ शील्ड इंपोर्ट कर रहे हो, शील्ड, और समझो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट इन 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 प्रिंसिपल में आपको उस शील्ड का क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उस शील्ड के सिमिलर कोई प्रोडक्ट होगा, शील्ड के सिमिलर कोई प्रोडक्ट होगा तो आप उसका क्लासिफिकेशन ले सकते हो। गाड़ी के कांच का जो स्क्रीन लगता है ना, अगर सपोज वो स्क्रीन का आपको नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन, तो उससे कोई सिमिलर प्रोडक्ट रहेगा जो लैमिनेशन वाला रहेगा या ऐसा कुछ, तो उसका आप ले सकते हो, आप इट विल बी क्लासिफाइड एज दैट। यस मैम। अब ये जो वैल्यूएशन है इसके नीचे वो हम बाद में करेंगे, वैल्यूएशन बड़ा टॉपिक है। Next is exemptions under exemptions भी import export procedure देख लेते हैं। ठीक है, चलो यही कर लेते हैं exemptions। Now what are exemptions under Customs Act? Same, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी गुड्स का या किसी सर्विस, किसी गुड्स का, सॉरी सर्विसेज तो है ही नहीं, गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट करना है या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बैन करना है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कल कि इंडिया तंजानिया कंट्री से पल्सेस इंपोर्ट करता था, मतलब जो वटाने चने होते हैं ना, सफेद वटाने जो हम खाते हैं, तो वो सफेद वटाने जो होते थे वो हम तंजानिया से इंपोर्ट करते थे। लेकिन आई थिंक 3 years बैक क्या हुआ कि इंपोर्ट जो सफेद वटाने के इंपोर्ट थे वो बहुत ज्यादा हो गए, तो गवर्नमेंट ने उसके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, उसके इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। तो कौन से गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगाना है या कौन से गुड्स के ऊपर ड्यूटी हटाना है, ये कंप्लीटली किसका डिसीजन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इफ इट थिंक्स दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कि ये गुड्स के ऊपर एग्जम्प्ट कस्टम ड्यूटी हटा देना है तो हटा देंगे, और अगर कोई गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाना है तो लगा देंगे। सो फार मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी हटाया है, बैन किया है वो मैंने सुना है, कस्टम ड्यूटी हटाया है वो नहीं सुना।
फिर ना वो एक काला उड़द करके आता है, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। काला उड़द पता है किसी को? हाँ मैम, हाँ दाल। हाँ उड़द दाल, हाँ। मलका दाल, मलका ही है। वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, मसूर। मतलब इंडिया उसको भी बहुत इंपोर्ट करता है। तो उसके ऊपर भी ना जो लोग रहते हैं दे प्ले बेटिंग ऑन दैट, उसके ऊपर बेटिंग करते हैं। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर उसका प्राइस कम हो गया ना तो कॉल पे ही वो प्राइस पे वो प्रोडक्ट बुक कर देते हैं। फिर वो प्रोडक्ट आता है इंडिया में, फिर इंडिया में पोर्ट है नवा सेवा, JNPT पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। फिर बाद में एक भाऊचा धक्का करके भी है उधर। फिर ये विशाखापट्टनम और ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े पोर्ट्स है। कंडला पोर्ट है। फिर यस मैम। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है। ये सब बड़े बड़े पोर्ट्स है। यहाँ पे ना शिप्स आते हैं, मतलब कंटेनर्स भर भर के शिप्स आते हैं और फिर वो शिप से ये पल्सेस वगैरह इंपोर्ट करते हैं। तो उड़द के ऊपर भी बीच में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उससे क्या होता है ना, यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत फंस जाते हैं। जो लोग उसमें ट्रेड करते हैं ना वो लोग बहुत फंस जाते हैं, बिकॉज उनका काम डायरेक्टली फोन पे रहता है। ये शायद मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था। जो लोग वो MCS में डील करते हैं ना, MCS मतलब क्या, जैसे अपना जो डू डील्स इन द कमोडिटी मार्केट, जैसे अपना स्टॉक मार्केट होता है, सिमिलरली वी हैव द कमोडिटी मार्केट ऑल्सो। कि लोग क्या करते हैं कमोडिटी में, मतलब मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं देखूंगी कि हाँ सफेद वटाने का भाव नीचे जा रहा है, मतलब अभी सफेद वटाने का भाव हो गया है। और वहां पे किलो के भाव पे नहीं होता है, वहां पे टन, क्विंटल्स, इसका भाव रहता है। देयर इज नो केजी, देयर आर टन्स एंड देयर आर क्विंटल्स। तो अभी मैं टन का बात करती हूँ। तो वहां पे भाव रहता है 1 टन मतलब 100 किलो, 100 किलो मतलब 1 टन। तो 100 या 1000 किलो, आई 1000 थिंक किलो है। हाँ 1000 kg इज हाँ 1000 1 kg टन। 1 टन। तो वहां पे मैं देख रही हूँ कमोडिटी मार्केट में, देख रही हूँ, मैंने देखा कमोडिटी मार्केट में 1 टन का भाव हो गया है समझो 5000 रुपया, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी एक कस्टमर है। सी इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको कमोडिटी मार्केट देखने को आएगा, ठीक है। मेरे को आता है कमोडिटी मार्केट देखने को, मेरे को इंटरनेशनल ट्रेड करने को आता है। तो मैं क्या करूंगी, इंटरनेशनल ट्रेड में मैं देखूंगी कि हाँ इसका भाव नीचे गया, तो मैं सीधा उधर फोन करूंगी इंटरनेशनल मार्केट में और मैं मेरा 10 टन बुक कर दूंगी। कितने भाव में? 5000 भाव में। और फिर मैं यहाँ पे इंडिया में आई विल सर्च द कस्टमर्स, डेफिनेटली आई विल सर्च द बायर्स हु विल बाय दिस पर टन एट प्राइस अबाउ 5000 और मैं यहाँ पे भी बुक कर दूंगी, मैं इनसे एडवांस भी ले लूंगी। अब ये प्रोसीजर के अंदर, इन दिस प्रोसीजर सपोज गवर्नमेंट ने बीच में बैन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे माल तो आएगा नहीं इंटरनेशनल से, लेकिन मैंने यहाँ पे कस्टमर्स तो बुक कर दिए, वो कस्टमर्स के पास से एडवांस भी ले लिया, वो एडवांस लेके मैंने पार्टी भी कर दिया, तो फिर बाद में मैं फंस गई ये सब चक्कर। समझा? नहीं समझा तो जाने दो, अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ। समझेगा जब प्रैक्टिकली एक बार ये बोलते हैं ना नट शेल से बाहर निकलोगे ना कॉलेज, और इससे एक बार से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होगा तो सब समझेगा। Okay, so if the central government feels that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification in the official gazette क्या करेगा, एग्जाम जनरली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, या तो जनरल एग्जाम्शन दे देगा या फिर कुछ कंडीशंस लगा देगा कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्शन मिल जाएगा। Only after you have fulfilled the clearance goods of the specified description, whole or any part of the custom duty, या तो पूरा का पूरा custom duty exempt कर देगा या फिर any part of the custom duty. It may by special order exempt from the duty any goods on which the duty is leviable only under exceptional circumstances. No duty to be collected if the amount duty leviable is less than or equal to 100 रुपया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम लोग को इतना चिंदी अमाउंट नहीं चाहिए, 100 रुपए से अगर कम है तो आपके पास ही रखो, ड्यूटी देने का जरूरत नहीं है।
Both the general and specific exemptions may be granted by providing the levy of duty at a rate expressed in the form which is different from the statutory rate. तो अगर गवर्नमेंट को एग्जाम्शन चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 2% ऑफ द ड्यूटी विल बी एग्जाम, 3% ऑफ द ड्यूटी विल बी एग्जाम्ड, ऐसे एग्जाम्शन देगा. An exemption notification cannot be withdrawn and duty cannot be rebanded retrospective. समझो ये टाइमलाइन है, आज क्या तारीख है 25 अप्रैल 22. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल 2022 को एग्जाम्शन दे दिया. गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल 2022 को क्या दे दिया, एग्जाम्शन दे दिया. अब ये एग्जाम्शन दिया है गवर्नमेंट ने, समझो 2 महीने के लिए, मतलब अप्रैल से मई से जून, आई वुड से अप टू 30 जून 2022 दिस एग्जाम्शन हैज बीन ग्रांटेड. अब 30 जून के बाद जब गवर्नमेंट वापस से ड्यूटी लगाएगा, सो इट कैनॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव. इट कैनॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, पीछे से. अब ये ड्यूटी पीछे से नहीं लग सकता, जो गया वो गया, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो हो गया. अब ड्यूटी जो है वो आगे वाले ट्रांजैक्शन पे लगेगा, ना कि पीछे वाले ट्रांजैक्शन पे. क्लियर? यस. सो एग्जाम्शंस इजी. नेक्स्ट क्या है, पावर्स ऑफ कस्टम ऑफिसर्स. तो कस्टम ऑफिसर्स के पास क्या क्या पावर्स है, टू डिक्लेयर द वेयर हाउसिंग स्टेशंस. मतलब कौन से वेयर हाउसेस को हम कस्टम वेयर हाउस बोलेंगे. ठीक है, सारे वेयर हाउसेस कस्टम वेयर हाउस नहीं होते. तो कौन से वेयर हाउसेस को वी विल डिक्लेयर एज कस्टम वेयर हाउस, वो किसके पास पावर्स है, कस्टम ऑफिसर के पास. नेक्स्ट, अलाउइंग और सेटिंग अप अ वेयर हाउस, इट कुड बी पब्लिक और प्राइवेट, स्टेट्स दैट द पर्सन इन चार्ज in case of a vessel shall deliver to the proper officer and import manifest prior to the arrival of the vessel. ये एक्चुअली वैल्यूएशन का टॉपिक है, इसमें मत कवर करना, गलती से यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया, ये यहाँ पे नहीं आएगा. सो सेकेंड क्या है, अलाउ द सेटिंग अप और वेयर हाउसेस पब्लिक और प्राइवेट. तो कौन से वेयर हाउसेस को पब्लिक वेयर हाउस है, कौन से वेयर हाउसेस को प्राइवेट वेयर हाउस करना है, वो कस्टम ऑफिसर के पास है. पावर टू सर्च एनी वेसल, कन्वेयंस या पर्सन, किसी भी शिप को सर्च करने का पावर, किसी भी कन्वेयंस को सर्च करने का पावर किसके पास है, कस्टम्स ऑफिसर के पास है. दे हैव द पावर ऑफ सीजर ऑफ गुड. सीजर मींस व्हाट, कॉन्फिस्केशन, जब्त कर लेंगे वो लोग, कोई भी गुड्स जब्त करने का उनके पास पावर्स है. एंड दे हैव द पावर टू अरेस्ट ऑल्सो. So these are the powers of the custom officer. I think इसमें से हम लोग ने सिर्फ वेयर हाउस को छोड़ के बाकी जो है वो कस्टम्स एरिया में कवर किए हैं. वेयर हाउसेस वाले, सॉरी अरेस्ट वाले, अरेस्ट सर्च एंड सीजर वाला. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टम्स लॉ. सो हु इज द पर्सन इन चार्ज? इन केस ऑफ वेसल ही इज द मास्टर, इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट ही इज द पायलट, इन केस ऑफ ट्रेन ही इज द कंडक्टर और गार्ड और एनीवन in whose direction the train is running. And in case of any other vehicle, like if it is coming by road, then in case of road he is the driver in case of any other conveyance. ठीक है. अब ये पर्सन इन चार्ज का जिम्मेदारी क्या होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ये ना प्रोसीजर में कवर होगा, मैं देख रही थी. पर्सन इन चार्ज का जिम्मेदारी क्या होता है? सबसे पहले सबमिटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो क्या इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो किसका जिम्मेदारी है? पर्सन इन चार्ज का जिम्मेदारी है कस्टम ऑफिसर को बताना. फिर ensuring that the conveyor comes through the proper importation. Conveyance comes through the proper importation route. मतलब वो शिप को कस्टम्स पोर्ट पे लेके आने का जिम्मेदारी किसका होता है? मास्टर का होता है. ठीक है, जो भी वो कैप्टन है उस शिप का, ही इज द पर्सन इन चार्ज. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दैट शिप टू द कस्टम्स पोर्ट. अब समझो मुंबई में वेसल आ रहा है. ठीक है, वेसल मतलब बहुत बड़ा वेसल है,
तुम लोग ने देखा रहेगा ना फोटो वेसल का, बहुत बड़ा, Yes, जिसमें देखा है। बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं, अराउंड 100 to 200 जितने कंटेनर्स रहते हैं, इतना बड़ा वेसल रहता है। तो ये जो वेसल आ रहा है, समझो मुंबई में आ रहा है, मुंबई में कौन से पोर्ट पे आ रहा है? JNPT पोर्ट पे, नवा सेवा भी बोलते हैं इसको, तो नवा सेवा पोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब वो पर्सन इंचार्ज नवा सेवा पोर्ट के जगह पे जुहू बीच पे लेके गया अगर शिप को, उस शिप को JNPT के जगह पे अगर जुहू बीच पे लेके गया, देन टेल मी, इज इट प्रॉपर इंपोर्टेशन और इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन? Improper importation. Improper importation. And when there is improper importation, it will be considered as what? It will be considered as smuggling. ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाएगा? स्मगलिंग का नाम दिया जाएगा। एंड फिर जो भी आगे के प्रोसीजर्स रहेंगे वो कैसे किए जाएंगे? एज पर द स्मगलिंग किए जाएंगे, कि अगर ये स्मगलिंग है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वैसे ट्रीट किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, Yes. Okay. फिर और उसका क्या जिम्मेदारी है? नाउ ही हैज टू एंश्योर दैट द कन्वेंस लैंड्स एट द प्रॉपर प्लेस। वो जो लैंड, जो कन्वेंस लेके आ रहा है वो प्रॉपर प्लेस पे आना चाहिए। अब अगर एयरपोर्ट से आ रहा है, अगर फ्लाइट से आ रहा है, गुड्स जो है वो फ्लाइट से आ रहे हैं, ठीक है, और कस्टम्स एयरपोर्ट के जगह पे अगर वो शिवाजी टर्मिनल्स एयरपोर्ट पे, पैसेंजर्स वाले एयरपोर्ट पे उतार दिया उसने, तो वो क्या माना जाएगा? इम्प्रॉपर इंपोर्टेशन। तो वेसल कन्वेयंस को ठीक से लाना वो किसका जिम्मेदारी है? पर्सन इंचार्ज का। Ensure that the goods are loaded and unloaded only after the proper permission. अगर गुड्स जो है वो लोड या अनलोड करने हैं तो प्रॉपर परमिशन। अब ये प्रॉपर परमिशन क्या है, ये कल हम इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट प्रोसीजर तो बहुत चिंदी है, इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। Now he has to file the import manifest, which will be delivered under section 30 within which hours post the arrival at the custom station in the prescribed format. ठीक है, ये जब हम import का procedure करेंगे, we will cover this at that time. Import procedure. ये import procedure में हम import manifest वगैरह cover कर लेंगे। Next, what are the establishments? Different establishments under customs. तो क्या क्या है? CBEC, Central Board of Excise and Customs, may by notification in the official gazette, he make customs port, inland containers, land custom stations, routes, postal ports, then foreign post office, international courier terminal. Now CBEC will appoint all such places alone, shall be either custom port, airport or such, the loading or imported goods, then routes of import into India or exports out of India and clearance of such goods. मतलब एस्टेब्लिशमेंट अंडर कस्टम्स मतलब क्या, कि कहाँ कहाँ पे हम कस्टम्स का जो माल है वो उतार सकते हैं। अगर आपको पता हो, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको शायद से पता होगा कि पहले मस्जिद बंदर में भाऊचा धक्का करके बोलते थे वो लोग, अभी भी है भाऊचा धक्का है, लेकिन पहले जो भी है, जो नवा सेवा में जो पोर्ट अभी हुआ ना, JNPT पोर्ट, ये पहले भाऊचा धक्का में था। मतलब पहले मस्जिद बंदर वाज द कस्टम्स पोर्ट, वहां पे सारे लोग गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर इस पोर्ट को उठा के JNPT में ट्रांसफर कर दिया, मतलब नवा सेवा में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पूरे पोर्ट को शिफ्ट कर दिया। अब मस्जिद बंदर इज अ स्टेशन, तो मस्जिद बंदर में जो भाऊचा धक्का है वहां पे अभी कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता है। दैट मीन्स दिस मस्जिद बंदर वॉज इनिशियली एस्टेब्लिशमेंट अंडर कस्टम्स, लेकिन अब उस एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर दिया और अब नया एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे बनाया? JNPT में बनाया। आई होप रिलेट कर पा रहे हो। कितने लोग हैं मुंबई से जो रिलेट कर पाते हैं? समझ में आता है क्या तुम लोग को मैं जो भाषण देती रहती हूँ? समझ सकते मैम। क्योंकि क्या है ना, दिल्ली वैली में पानी नहीं है ना, इसलिए वहां पे पोर्ट नहीं होता है, हमारे पास समुंदर है। चलो नेक्स्ट,
क्या है, कस्टम्स रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर अलाउड ओनली एट द डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ जो पोर्ट्स है, जो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स है। अब जैसे मैंने बोला कि मस्जिद, पहले मस्जिद बंदर वाज द डेजिग्नेटेड पोर्ट, अब उसको हटा के नवा सेवा कर दिया है, तो अब नवा सेवा में ही आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन कस्टम्स डेजिग्नेटेड एरियाज विद इन द पोर्ट। अब इतना बड़ा पोर्ट है, कहीं पे भी जाके आप आपका शिप नहीं उतार सकते, ये पूरे पोर्ट पे देयर विल बी द कस्टम्स एरिया, उस कस्टम एरिया में आप गुड्स उतारोगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ सिटी एज अ पोर्ट। नाउ जहां पे आपने एरिया में उतारा है, दीज एरियाज वुड बी ईयर मार्क्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। इतना बड़ा आपका पोर्ट है, इसमें से कुछ एरिया जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा, जहां पे आप आपका गुड्स लोड या अनलोड कर सकते हो। Now, who will be assisting this, whether you are doing proper loading or unloading? Custom officers will be appointed as the administrator. And इसको कौन joint करेगा? Joint assistant, deputy assistant, appraisers and inspectors and commissioner of customs. ठीक है? Then what are the different types of port? Seaport, airport, land custom stations, inland container depots and container freight stations. फिर मोड ऑफ क्लियरेंस आप कैसे कर सकते हो, आपका नॉर्मल रेगुलर कार्गो हो सकता है, कुरियर हो सकता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो सकता है, एंड आप आपका बैगेज भी अनलोड कर सकते हो। ठीक है, बैगेज मतलब जो मैंने डिस्कस किया था ना, कनाडा गई थी, फिर अभी मैं कनाडा से समझो शिफ्ट हो रही हूँ यहाँ पे मुंबई में 5 साल के बाद, तो मैं रेफ्रिजरेटर, फिर वहां पे ना मेरा एक साइकिल था, मैंने वहां पे एक साइकिल खरीदा था, अब वो साइकिल, टेल मी, ये रेफ्रिजरेटर, साइकिल, ये सब मैं फ्लाइट से लेके आऊंगी क्या, मतलब मैं खुद उठा के लेके आऊंगी क्या, नहीं, डेफिनेटली आई विल पुट इट इनटू द कार्गो, मतलब मैं कुरियर करूंगी ये सब, तो वो सब इसके अंदर। रेगुलर कार्गो मतलब क्या, जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो मैं कैसे लेके आऊंगी, डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस तो नहीं होगा, कुरियर के थ्रू होगा। एंड जो बाकी सामान मेरा रहेगा वहां पे मैं 5 साल रही, तो 5 साल मेरे कपड़े, मेरा ज्वेलरी और ये सारी चीजें, सो वो सब किस में आएगा, मेरे बैगेज के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। समझ रहा है ना, कस्टम्स ऊपर से नहीं जा रहा है ना, नहीं इट मैम, इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर थोड़ा सा लिंक बैठ गया ना, थोड़ा समझने लगे, तो मेरे को तो जीएसटी पे से भी ज्यादा कस्टम्स इंटरेस्टिंग लगता है छोटा सा चैप्टर, बट अच्छा है। यस चलो, अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, हम लोग कल स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा। By Okay. tomorrow and day after tomorrow we will finish the customs. ओके मैम, Okay. Bye everyone. बाय मैम थैंक यू मैम, Yeah. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. बाय बाय मैम। Thank you, ma'am.